प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने प्राणिशास्त्र विषय के व्याख्यान में हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भ्रूणीय प्रेरक के संबंध में बात करेंगे। भ्रूणीय प्रेरक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंदर स्वयं कोशिका द्वारा या पड़ोस की कोशिका द्वारा किसी प्रकार का प्रेरक उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा उनमें आगे का परिवर्धन भ्रूणीय प्रवर्धन होता है। उसे अपन भ्रूणीय प्रेरक कहते हैं। सामने चित्र के माध्यम से जिसे इंड्यूसर या ऑर्गेनाइजर कहते हैं, वो इवोकेटर्स जो केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल स्टिमुलस के द्वारा एक टिश्यू पर कार्य करते हैं जिसे रिस्पॉन्सिव टिश्यू कहते हैं। उसके द्वारा रिस्पॉन्सिव टिश्यू पर ये केमिकल स्टिमुलस काम करते हैं, जिसके कारण से एक कोश की भ्रूण होता है जाइगोट, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट होता है और ये इसके अलग अलग जो अंग और कोशिकाएं बनती है वो सारा कुछ इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भ्रूणीय प्रेरक के द्वारा ही संभव होता है। अर्थात इसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं का मैंने नाम लिया है। पहला इंडक्टर, जिसे ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, प्रेरक जिसे कहते हैं, ये है जो टिश्यू इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करता है। दूसरा नाम लिया है इवोकेटर्स का। इवोकेटर अर्थात केमिकल सब्सटेंस जो वो प्रेरक पदार्थ बनता है। और तीसरा जिस पर ये प्रेरक काम करता है, जिस टिश्यू के ऊपर, उस टिश्यू को अपन ने रिस्पॉन्सिव टिश्यू कहा है या कॉम्पिटेंट टिश्यू कहा है। तो इन शब्दों के पश्चात थोड़ा सा जब अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर सर्वप्रथम 1888 के अंदर जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम ब्रॉक्स ने जो ये मौजिक परिवर्धन होता है उसका मेंढक के अंदर प्रशिक्षण किया। मेंढक की 2 कोशिकाएं अवस्थाओं में भ्रूण को उन्होंने एक सुई गर्म कर उसकी एक कोशिका को नष्ट कर दिया। ये सामने जो चित्र है वो जाइगोट दिख रहा है ए, और बी के अंदर वो गर्म सुई एक ब्लास्टोमियर, जो 2 ब्लास्टोमियर दिख रहे हैं 2 सेल स्टेज पर, उसमें एक को गर्म सुई द्वारा नष्ट किया जा रहा है और तीसरे के अंदर उसका विकास दिखा रहे हैं और चौथे के अंदर वो आगे चलकर क्या बनता है वो अपने सामने दिखाया जा रहा है। तो उसके अंदर उनके अनुसार मेंढक में 2 कोश की अवस्था के अंदर जब गर्म सुई से नष्ट करने पर वीजमैन की अवधारणा के समान आधा भ्रूण विकसित हुआ। इस प्रकार उत्पन्न अर्धतूतक मोरुला व अर्ध न्यूरुला विकसित होता है, जिससे केवल एक तंत्रिकीय वलन फोल्ड पाया जाता है, यानी न्यूरल कैनाल नहीं बनेगी और ये चलकर आगे चलकर ये भ्रूण विकास नहीं करेगा और ये नष्ट हो जाएगा। ये तो था पहला रॉक्स का। और रॉक्स के इस प्रयोग के बाद में कोरक की किसी विशिष्ट कोशिकाओं को नष्ट करने पर उसमें विकसित होने वाले अंग का विकास नहीं होता। लेकिन इसके पश्चात हैंस डिश ने प्रयोग कर सारे जगत को एक नया सोच प्रदान किया। उनके अनुसार उन्होंने सी अर्चिन के ब्लास्टुला के अंदर उस ब्लास्टुला को बलपूर्वक हिलाकर कैल्शियम रहित समुद्री जल में रखा। जब कैल्शियम रहित समुद्री जल में ब्लास्टुला रखा जाता है तो हर एक ब्लास्टोमियर अलग अलग पृथक हो जाता है और प्रत्येक ब्लास्टोमियर पूर्ण लावा में विकसित होने की क्षमता रखता है। अर्थात इसी प्रकार 4 से 8 कोश के भ्रूण के ब्लास्टोमियर को पृथक करने पर कुछ ब्लास्टोमियर्स में संपूर्ण प्लीटियस लार्वा विकसित होते हैं। इस प्रकार ये जो डायग्राम दिया गया है इसके अंदर उन्होंने ये प्रयोग किया।
कि प्रत्येक ब्लास्टोमियर में भ्रूण विकास की पूर्ण क्षमता पाई जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब उन्होंने सी अर्चिन को, इस भ्रूण को जो सामान्य तौर पर विदलन, उसमें मेरिडाइनल और इक्वेटोरियल, पहले दो मेरिडाइनल होते हैं, तीसरा इक्वेटोरियल होता है, लेकिन उन्होंने पहले दो मेरिडाइनल और तीसरे को भी कांच की पट्टी के द्वारा दबाकर वो भी मेरिडाइनल किया और फिर बाद में और चौथा इक्वेटोरियल होने दिया। तो उन्होंने पाया कि ये भ्रूण सामान्य जैसे भ्रूण विकास करता है उस प्रकार नहीं करता। तो इसका मतलब उन्होंने ये पाया कि जो सामान्य कोशिकाएं जिस प्रकार विकास करती और उनमें जो प्रेरक कोशिकाओं द्वारा जो भ्रूण को प्रेरित करते हैं आगे विकास के लिए, उसके अभाव के कारण इसमें सामान्य वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद में आए साइंटिस्ट हैंस स्पीमेन। हैंस स्पीमेन ने 1918 में फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में सालमेंडर, जिसे न्यूट कहते हैं, उसके भ्रूणीय संवर्धन पर अध्ययन किया और अपने ही शोधार्थी हिंडले मैनगोल्ड के साथ शोध कार्य किया और ये भ्रूणीय प्रेरक और संगठन सिद्धांत, ऑर्गेनाइजर थ्योरी प्रतिपादित की। उन्हें इसके लिए 1935 में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो हैंस स्पीमेन के 3 प्रयोग थे। उसका ये सबसे पहला प्रयोग है कि किस प्रकार सबसे पहले दिखाया है कि भ्रूण में ऊपर का जो अस्तर एक्टोडर्म होता है वो उसने रिमूव कर दिया। रिमूव करने से नर्वस सिस्टम का विकास नहीं होता और भ्रूण मर जाता है। दूसरे के अंदर उन्होंने उसी गैस्ट्रुला के मीजोडर्म पार्ट को निकाल लिया। मीजोडर्म पार्ट को निकाला, एक्टोडर्म को नहीं निकाला है, मात्र मीजोडर्म को निकाला, एक्टोडर्म के नीचे से मीजोडर्म को निकाला है। अर्थात यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम का निर्माण नहीं होता, भ्रूण मर जाता है। अतः ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो मीजोडर्म है वो प्रेरक का कार्य करती है इस एक्टोडर्म को, जिसके कारण से ये नर्वस सिस्टम का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा होता है। फिर बाद में दूसरा डायग्राम उन्होंने दूसरा जो प्रयोग किया उसके अंदर उन्होंने मीजोडर्म एक लेयर काटी उसके भ्रूण के ऊपरी हिस्से में से और उसको दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया। प्रत्यारोपित करने के बाद में उन्होंने पाया कि वो जो प्रत्यारोपित की थी वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं होता, आगे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दूसरा उन्होंने प्रयोग किया जिसको अपन डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहते हैं, डीएलपी कहते हैं। उस डीएलपी का हिस्सा लिया एक दूसरे भ्रूण से और दूसरे भ्रूण में उसको प्रत्यारोपित किया, उसके जो वास्तविक डीएलपी डॉर्सल लिप था उसके विपरीत दिशा में। तो उन्होंने पाया कि विकसित होने वाले भ्रूण के अंदर 2 नर्वस सिस्टम न्यूरल ट्यूब्स पाई जा रही हैं और उसमें आगे चलकर 2 भ्रूण, आगे चित्र के अंदर मैं दिखाऊंगा, इस प्रकार का ये डायग्राम है जिसके अंदर उन्होंने दूसरे से लेकर उस मीजोडर्म को यहाँ पर रखा और यहाँ रखने के बाद में 2 एम्ब्रियोज का एक ही के अंदर विकास होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने यह एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और ऑर्गेनाइजर थ्योरी के बारे में हम सबको बताया। इसके अलावा यह परिभाषा है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में, किस प्रकार से सेल ए ग्रुप के प्रेरक के द्वारा बी सेल को प्रेरक करते हैं और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन होकर या तो कोई कोशिकाओं का समूह जिसको अपन टिश्यू कहते हैं वो बनेगा या कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगी। ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। उसके बाद में